डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था इन्फ्लेशन का वर्गीकरण दर के आधार पे, जिसमें था क्रीपिंग, वॉकिंग, रनिंग और फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन। आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन का वर्गीकरण कॉजेज़ के आधार पर। अब कॉजेज़ में बेसिकली माना जाता है दो तरह की मेन थ्योरीज होती हैं। एक होती है मॉनेटरिस्ट थ्योरी और दूसरी होती है रियल थ्योरीज या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरीज। मॉनेटरिस्ट थ्योरी में माना जाता है, जो मिल्टन फ्रैडमैन इसके लिए काफ़ी मशहूर हैं, कि इन्फ्लेशन इज ऑलवेज एंड एवरीवेयर अ मॉनेटरी फिनोमेना। यानी कि इन्फ्लेशन जो होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, मनी ज़्यादा आ जाता है मार्केट में, सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी की वजह से होता है। यानी कि ज़्यादा मुद्रा बाजार में आ जाती है, उसकी वजह से होता है। यानी कि बहुत पैसा होता है, कम वस्तुएं होती हैं, तो होता है। तो मुद्रा प्रसार इसीलिए इसको कहा जाता है कि मुद्रा ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है। दूसरी एक थ्योरी है जो कहती है वास्तविक कारणों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसमें आती है कीनीजियन थ्योरी। कीन्स ने कहा था कि कई और कारण भी रहते हैं जिसमें डिमांड और सप्लाई बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात उन्होंने की थी। इसमें जब हम बात करते हैं वास्तविक कारणों की, तो इसमें दो थ्योरीज बेसिकली आती हैं, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन। यानी कि मांग प्रेरित और दूसरी लागत प्रेरित। तो लागत के कारण जब महंगाई बढ़ती है वो होती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और जब मांग ज़्यादा होने की वजह से महंगाई बढ़ती है उसको हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ये हम अगले सीरीज में बात करेंगे। आज हम जो रियल फैक्टर्स हैं उसके अंदर बात करेंगे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, यानी कि लागतों के वृद्धि के कारण जो महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, और कारणों के आधार पर जब इनका वर्गीकरण किया जाता है तब हम पढ़ते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट के ऊपर, यानी कि लागतें कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार से महंगाई बढ़ सकती है। तो टॉपिक आज का है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो है टाइप का इन्फ्लेशन, ये कोई नया टॉपिक तो नहीं है, काफ़ी टाइम से पहले, ये मेडिवल टाइम से ये टॉपिक हुआ करता था, लेकिन 1950s में ये दोबारा उभर के आया एक थ्योरी के तौर पे, और 1970s में काफ़ी पॉपुलर हो गया। इसे तब कहा गया न्यू टाइप ऑफ इन्फ्लेशन या न्यू इन्फ्लेशन या सप्लाई साइड ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि सप्लाई की तरफ से जब महंगाई बढ़े तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के अंदर ले सकते हैं। अब लागतों के बारे में आप सब जानते हैं कि कोई भी वस्तु बनाने के लिए लागतें होती हैं, वो वस्तु की कीमत में जुड़ती हैं। लागतें अगर बढ़ जाएंगी तो वस्तु की कीमत भी बढ़ जाएगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है सिंपली यही फिनोमेना है, इसी के बारे में बात करता है। अब इसके अंदर यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आता है वेज पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है इसको, वेज पुश इन्फ्लेशन। अब आप जानते हैं कि वेजेस यानी कि लेबर है, जो आप वेतन मजदूरी देते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है प्राइस का। लागतों में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहता है मजदूरी का। अब मजदूरी जो है वो किस लिए दी जाती है, उसके काम के लिए दी जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड यूनियंस वगैरह ज़बरदस्ती या स्ट्राइक करके, हड़तालें करके ये कीमतें बढ़ा लेते हैं। मजदूर जो हैं, कभी मजदूरों की कमी आ जाती है, उनकी सप्लाई में कमी आ जाती है, एक पर्टिकुलर तरह के स्किल के मजदूर आपको चाहिए वो नहीं मिलते, तो उनमें जब कमी आ जाती है या वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं या ज़्यादा मजदूरी की मांग करने लगते हैं, यूनियन बना के वो ज़्यादा मजदूरी की मांग करने लगते हैं, तब भी क्या है, महंगाई बढ़ जाती है। क्योंकि जब मजदूरी बढ़ेगी तो वो अपनी जेब से नहीं देगा, जो प्रोड्यूसर है वो उसकी कीमतों में उससे जोड़ देगा, तो कीमतें बढ़ जाती हैं मजदूरी बढ़ने की वजह से। जबकि प्रोडक्टिविटी में, यानी कि सप्लाई में, प्रोडक्टिविटी में किसी प्रकार का कोई इजाफा नहीं हो रहा होता है। यानी कि सिर्फ मजदूरी बढ़ा रहे होते हैं, वो ज़बरदस्ती कर लीजिए, चाहे वो ट्रेड यूनियन के माध्यम से कह दीजिए, चाहे वो धरना प्रदर्शन करके कह दीजिए, किसी भी तरीके से मजदूरियाँ बढ़ जाती है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में, उत्पादन में कोई विशेष सुधार नहीं होता। तब हम उसको कहते हैं वेज पुश इन्फ्लेशन। अब उसके बाद कोई भी वस्तु बनाने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो कई बार उसके जो सप्लायर्स हैं कई कारणों से अपनी चीज़ें बढ़ा देते हैं, कीमतें बढ़ा देते हैं। तो वस्तुओं की अगर जो चीज़ें उन्हें बनाने के लिए लगती हैं, अगर उनकी लागतें बढ़ जाएंगी तो स्वाभाविक है कि आगे भी जो कीमतें वो आगे बढ़ जाएंगी। तो वस्तुओं में जो वस्तुएं बनाने के लिए चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, वो बढ़ जाती है, तभी जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं
टैक्सेस की। कई बार कमोडिटी टैक्सेस हैं, इंपोर्ट टैक्सेस हैं, कस्टम ड्यूटीज़ हैं या वैट वगैरह है, अब जीएसटी हो गया, ये भी अगर बढ़ जाएगा तो भी जो है अपने आप जो है कॉस्ट ऊपर बढ़ जाएगी, प्राइसेस भी फिर अपने आप ऊपर चले जाएंगे। तो टैक्सेस वगैरह कस्टम ड्यूटीज से भी ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है। फिर आता है लॉस ऑफ करेंसी वैल्यू, इसको थोड़ा समझते हैं। अगर हमारी जो है करेंसी डिवैल्यू होती है तो हम इंपोर्ट करते हैं, जो भी चीज़ें इंपोर्ट करेंगे बाहर से, चाहे वो रॉ मटेरियल हो या जो फिनिश गुड्स भी आते हैं भारत के अंदर और बाद में आगे बेचे जाते हैं, उनकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। अगर हमारी करेंसी का, मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, हमारी करेंसी कमज़ोर पड़ जाती है, जैसे हम सुनते हैं कि रुपया कमज़ोर पड़ गया, तो जब हम मंगा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आयात कर रहे हैं तो वो भी महंगे हो जाएंगे। वो महंगे हो जाएंगे तो जो चीज़ें उनसे बनती हैं, जो इंपोर्टेड गुड्स का यूज़ होता है, जो मटेरियल वगैरह उनसे बनता है, वो भी अपने आप महंगा हो जाएगा। तो डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन भी इसका कारण कई बार होता है। अब हम बात करते हैं एक और कंपोनेंट की, वो है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। प्रॉफिट यानी कि जो भी व्यक्ति अपने को सामान बेच रहा है वो कोई लाभ के लिए कर रहा है। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एकाधिकार हो, मोनोपोली हो, डुओपोली हो, किसी तरह का कोई कार्टेल हो, संगठन बना लिया हो, तब कई बार जो एकाधिकारी होता है, मोनोपोलिस्ट होता है, वो कीमतें बढ़ा देता है, अपना ज़्यादा लाभ के लिए कई बार कीमतें बढ़ा देता है। वैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी कई बार कीमतें बढ़ जाती हैं। तो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने के चक्कर में अगर लगता है निर्माता को कि भाई हम ज़्यादा प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं और हम प्रॉफिट बढ़ा लेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे तो भी हमारा सामान बिक जाएगा, अगर उनको ऐसा लगता है, कई बार अपना प्रॉफिट का परसेंटेज बढ़ा देते हैं। तो इसको प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि ये वेज पुश इन्फ्लेशन होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं, रॉ मटेरियल वाले के चांसेस काफ़ी रहते हैं, लेकिन ये जो प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन है, इसको अर्थशास्त्री बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते। उसका कारण ये रहता है कि जो प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, जनरली जितना वो प्रॉफिट अच्छा चार्ज कर सकते हैं वो पहले ही चार्ज कर रहे होते हैं, उससे बहुत ज़्यादा चार्ज करने की जो स्थिति उनकी नहीं होती है। और अगर वो चार्ज बढ़ाते भी हैं अपना लाभ का हिस्सा, तो भी वो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन त्राई त्राई नहीं मचाता है, ऐसा बहुत कम होता है। तो वो ज़्यादा इसको महत्व नहीं देते। फिर भी आप ध्यान दें कि लाभ की जो मार्जिन रहता है, मार्जिन अगर बढ़ा दिया, मान लीजिए 10% प्रॉफिट कमा रहे थे, अब उनके मन में आ जाता है कि हम 20% भी कमा सकते हैं, तो वो अपने आप जो है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो एंटरप्रेन्योर होता है, बनाने वाला होता है, या उसमें सामान लगता है, या फिर बिल्डिंग वगैरह लेते हैं तो रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो फैक्ट्रियाँ जो है जहाँ खड़ी गई हैं उनकी कीमतें बढ़ जाएंगी रियल एस्टेट की, तो भी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जिन जिन कारणों से जो जो चीज़ें किसी भी वस्तु को बनाने के लिए लगती हैं, अगर उनकी लागतें बढ़ जाएंगी तो स्वतः जो फाइनल गुड आएगा उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी। तो इसको कहते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। AD/AS कर्व आपने कई बार बनाए हैं, आपको ध्यान होगा ये क्या होते हैं। अब डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस से, और सप्लाई उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है। सप्लाई हो गई, डिमांड हो गई। जैसे जैसे कीमतें गिरेंगी डिमांड नीचे जाएगी, और कीमतें अगर ऊपर होगी तो सप्लाई बढ़ेगी। तो डिमांड और सप्लाई का सिस्टम ये है, ये आपको ध्यान ही है। जहाँ पर डिमांड और सप्लाई मिलती है वहाँ पे प्राइस डिसाइड होता है। अब ये प्रेजेंट सिचुएशन यानी कि इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सिचुएशन यहाँ पे है। अब इस सिचुएशन में प्राइसेस यहाँ पे टिके हुए हैं। अब मान लीजिए हैं कॉस्ट, लागतें बढ़ जाती हैं कई कारणों से। अब जब ज़्यादा लागतें बढ़ती हैं तो सप्लाई में कमी आ जाती है। तो सप्लाई कर्व क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अब वो यहाँ पे चला जाएगा। जब यहाँ पे चला जाएगा तो प्राइसेस, नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। प्राइसेस क्या होंगे, अपने आप बढ़ जाएंगे। तो पहले P पे था, ये पुराना इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, और नई इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहाँ है, पहले E पे थी, अब E1 पे चली गई है। तो पहले डिमांड और सप्लाई यहाँ हो रहे थे, लागतों में जब
बढ़ावा आता है या मजदूर कम हो गए या वो चाहे प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं, दूसरे प्राइसेस बढ़ाना चाहते हैं, तो सप्लाई जनरली कम हो जाती है। ये एक तरीका रहता है क्योंकि कमी आ जाती है सप्लाई में। अब जब सप्लाई कम हो जाती है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब देखें सप्लाई ऊपर जाते ही जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिए कि जब ये नहीं हो रहा था तो इकोनॉमी में क्यू आउटपुट था। अब जब ये कंडीशन आ गई है तो आउटपुट क्या हो गया है, Q1। तो कॉस्ट पर इन्फ्लेशन का एक साइड इफेक्ट ये होता है कि प्रोडक्शन हमेशा जो उत्पादन होता है, क्वांटिटी जो होती है सप्लाई और गुड्स सर्विसेज की, वो कम हो जाती है। हमेशा कॉस्ट पर इन्फ्लेशन का एक नेगेटिव इफेक्ट ये रहता है कि क्वांटिटी कम हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट पर इन्फ्लेशन हुआ, सप्लाई साइड क्यों आ जाता है, क्योंकि इसमें जनरली सप्लाई कम हो जाती, डिमांड है, अब लागतें बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। लेफ्टवर्ड शिफ्ट होते ही प्राइसेस बढ़ गए। पहले ओपी पे इक्विलिब्रियम था, अब OP1 प्राइसेस हो गए। तो ये है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है कि इसको न्यू इन्फ्लेशन कहा जाता है अगर कोई आपसे पूछे तो। इसके अलावा यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि सप्लाई साइड का इफेक्ट होता है, इसके अंदर वेजेस, प्रॉफिट या अन्य कोई कारणों से जिसमें रॉ मटेरियल वगैरह की प्राइसेस बढ़ जाएं, चाहे इंपोर्टेड गुड्स की प्राइसेस बढ़ जाएं, तो भी इन्फ्लेशन आ जाता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। थैंक यू।